डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर मैपिंग की एक सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही हिस्ट्री की मैपिंग को भी कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर लिया था, है ना। हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। पॉलिटिकल चीजों को भी देखा जा रहा है, मतलब पॉलिटिकल मैपिंग भी कर रहे हैं, और साथ में फिजिकल जो ज्योग्राफी है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहां पे कॉन्टिनेंट के, वो भी पैरेलल हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को बहुत अच्छे से देख लिया, आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया होगा। इवन मैंने उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी, तो आप लोगों ने उसको भी देख लिया होगा। आज हम लोग साउथ अमेरिका की मैपिंग को देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेम वही परफॉर्मा हमारा रहेगा। हम लोग पॉलिटिकल मैपिंग भी देखेंगे और साथ साथ ज्योग्राफी की मैपिंग को भी, फिजिकल मैपिंग को भी देखेंगे। डिलाइट आईएएस पर प्रीलिम्स 2025 को लेकर क्रैश कोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस क्रैश कोर्स की खूबसूरती ये है कि आप लोग बहुत आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 120-25 से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे, बहुत आसानी से, है ना। ज्यादा का तो मैं क्या ही मैक्सिमम लिमिट बताऊं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत काट पीट के भी आप लोग 120 के आसपास नंबर इसमें ले लेंगे अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स में बैठते हैं। हर सब्जेक्ट को 15 से 20 क्लासेस में करवाया जा रहा है। अब जो है क्रैश कोर्स में इकोनॉमी चल रही, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वीडियोज जो हैं, डेमो वीडियोज वो यूट्यूब पे रखी हुई हैं, आप लोग उसको देख के इसका फायदा ले सकते हो। प्रीलिम्स में रिस्क मत लीजिए, अगर एक या दो नंबर से भी चूके तब आपको 2026 में एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। इवन इसके अंदर मैंने एक फैसिलिटी ये भी कर दी है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी क्रैश कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ज्योग्राफी वीक है, एनवायरनमेंट वीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा इकोनॉमी जो है उसमें मुझे दिक्कत है, मुझे सिर्फ इकोनॉमी करना है या दो चीजें करनी, तो वो आप लोग कर सकते हैं। और इवन आप लोग जानते होंगे कि 36 महीने का करंट अफेयर जो है वो 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना। लगभग टोटल 15 क्लासेस के अंदर पिछले 3 साल के करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं हम, है ना। उससे बाहर कुछ भी कहानी नहीं रहेगी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो ऑफलाइन आके करिए, अगर आप कहीं से भी हैं, कहीं और दूर से हैं, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन चल रहा है 2026 के लिए। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, डिटेल में तैयारी करना चाहता है, बेसिक से एनसीईआरटी के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को एडवांस बनाना चाहता है, डेली आंसर राइटिंग करना चाहता है, डेली क्विज को सॉल्व करना चाहता है, तो वो डिलाइट आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मैक्सिमम सब्जेक्ट इसमें मैं ही करवा रहा हूँ, है ना। इसके बाद अगर हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करें, देखो बच्चों ये है पॉलिटिकल मैप जो है साउथ अमेरिका का। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे मोटे तौर पर, मैं आपको सिर्फ ऊपर से नीचे एक बार दिखाना चाहता हूँ, फिर बाकी हम लोग चीजें देखेंगे कौन कौन से देश हैं, क्या कहानी, है ना। अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये पनामा कैनल, है ना। हम लोगों ने कई बार बात की है यहाँ पे कोस्टा रिका और जो कोलंबिया है इसके बीच में। पिछले मैपिंग में मैंने सवाल भी आप लोगों से पूछा था। यहाँ से अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये गुआना है, ये सूरीनाम है ना। सबसे बड़ा देश के तौर पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्राजील देखने को मिलेगा, है ना, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे इक्वेडोर है, ये पेरू है, ये वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे पेरू है। नीचे देखेंगे ये पतला सा लंबा जो है ये चिली देश, है ना। कई बार न्यूज में रहता है, अभी हम लोग बात करेंगे लिथियम को लेकर, आजकल भारत बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है साउथ अमेरिका के, कौन सा क्षेत्र है वो भी देखेंगे। ये बच्चे देखोगे आप तो ये पराग्वे है, ये नीचे छोटा सा देखोगे तो ये उरुग्वे, और यहाँ पे अर्जेंटीना है ना। थोड़ा सा मोटे तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वेनेजुएला है, कोलंबिया है, बड़े बड़े देश अगर थोड़ा सा याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे देशों को अवॉइड करता है यूपीएससी। तो ब्राजील वाला अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ी सीमा जो है ब्राजील की बाकी देशों के साथ टच कर रही है, आप देख सकते हो, है ना। अगर मैं इसी मैप में आप लोगों को एक चीज बताऊं जिस पे सवाल कभी बन सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके अंदर आपको स्थलबद्ध कंट्रीज के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, तो बोलीविया और पराग्वे, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज, इसका मतलब इनकी बाउंड्री जो है वो किसी समुद्री सीमा को टच नहीं करती, है ना। तो ये मोटे तौर पर पॉलिटिकल है। ये कुछ देश है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, उरुग्वे, बोलीविया, चिली, इक्वेडोर, पराग्वे, सूरीनेम, और जो है आपका वेनेजुएला वाली सेगमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है सूरीनेम वाला देश,
है ना। तो मोटे तौर पर ये पॉलिटिकल मैपिंग है जो अगर आप देखेंगे, देखो बच्चों ये जो बगल में है ना इसके यहाँ पे जो अगर हम लोग इसके अगर बात करें हम लोग वेस्टर्न साइड की, तो यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। याद होगा आप लोग जो एल्निनो के बारे में चीजें पढ़ते होंगे, तो यही है पेरू का वो तट जहां पे गर्म सागरीय धारा आपको देखने को मिलती है। नॉर्मली यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, लेकिन रिप्लेस कर दिया जाता है गर्म पानी की धारा के द्वारा। तो यही वो क्षेत्र है जहां जिसके चलते जो है भारत में एल्निनो की सिचुएशन उत्पन्न होती है और भारत में मानसून कमजोर हो जाता है ना मोटे तौर पर। इधर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये अटलांटिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा है, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पूरा सेगमेंट अगर आप देखोगे तो आपको अटलांटिक ओशियन जो अटलांटिक महासागर है उसका दक्षिण वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा। जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में अगर आप जल्दी से देखना चाहें तो दक्षिण अमेरिका जो है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद चौथा महाद्वीप। बहुत सारे लोगों को मैंने देख लिया है नॉर्मल सीक्वेंस भी नहीं पता है, पता होना चाहिए। सबसे बड़ा है एशिया, एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका और चौथे नंबर पे क्या है, साउथ अमेरिका है। फिर अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा क्या गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। मकर रेखा मोटे तौर पर इसके बीच से होकर गुजर जाती है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मकर रेखा है वो इसके बीच से होकर गुजरती। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, अपनी पतली आकृति के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका उष्ण कटिबंध में है और ये प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में स्थित है। आपको पता है ग्रीनविच रेखा के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते होंगे, ब्रिटेन से गुजरती है, उसके पश्चिम में स्थित है ये वाला कॉन्टिनेंट जो है। भूमध्य रेखा के आसपास गैलापागोस द्वीप है, मध्य चिली के आसपास जुआन फर्नांडिस द्वीप, ये प्रशांत महासागर में, अभी आपको दिखा देता हूं। टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण महासागर में है और फॉकलैंड द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगर आप बच्चे इस मैप को देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ये लोग कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले तो आप देखो जो मैपिंग में गालपागोस आइलैंड जो है ये आप लोग देखेंगे कई बार न्यूज में रहता है ना। गैलपागोस आइलैंड बोलते हैं, ये इक्वेडर का इसका कंट्रोल है इस पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर ये इसके पास में है ना। दूसरा ये यहाँ पे जो आप लोग फास्टर आइलैंड करके जो देख रहे हैं, इसी के आसपास के सेगमेंट में आपको दिखेगा जुआन डी फर्नांडिस जो आइलैंड हम लोग अभी देख रहे थे, है ना। टेरा डेल फ्योगो ये वाला क्षेत्र है बच्चों, यहाँ मैपिंग में नहीं है लेकिन आप लोग समझ लेंगे, ये वाला सेगमेंट जो है टेरा डेल फ्योगो है। और ये फॉकलैंड आइलैंड है जिसपे यूके का कब्जा है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटा सा आइलैंड है जो यूके का कंट्रोल है इस पे, है ना। तो ये कुछ आइलैंड है जिसको लेकर सवाल बन सकता है। ये फ्रेंच गुयाना है, फ्रांस के काफी सारे जो है कंट्रोल में है ये क्षेत्र। यहाँ से वो कुछ ना कुछ जो अंतरिक्ष को लेकर अपने रॉकेट्स वगैरह यहाँ से भेजता रहता है ना। ये सूरीनेम देखा, गुयाना देखा, वेनेजुएला। यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 में वेनेजुएला को लेकर सवाल पूछा है ना, कि वेनेजुएला में जो क्राइसिस आया है वो उससे वेनेजुएला उभर गया है। ये पहला स्टेटमेंट था इकोनॉमी के सवाल में। ऐसा नहीं है, वेनेजुएला उस क्राइसिस से उभर नहीं पाया है और वहां पे दिक्कत हुई, लेकिन हाँ यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा रिजर्व है। ये सेकंड स्टेटमेंट था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना। तो यही वो वेनेजुएला है जिसकी बात प्रीलिम्स में हो रही थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पराग्वे और बोलीविया ऐसी कंट्रीज हैं जो स्थलबद्ध कंट्री के तौर पर है ना। ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो पैरेलल। ये देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी इक्वेटर जो है यहाँ से गुजर रही है ना 0 डिग्री। तो अगर मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये कहाँ से गुजर रही है, ये एक ब्राजील से होकर गुजर रही है, बड़ा हिस्सा तो इसका ब्राजील से हो रहा है और कोलंबियो और इक्वेडोर को भी टच करती हुई जा रही है इक्वेटर विषुवत रेखा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे ये कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर रेखा है। ये अगर देखोगे आप ब्राजील से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। क्या ये पराग्वे से गुजर रही है, क्या ये अर्जेंटीना से गुजर रही है, बट अगर आप ध्यान देंगे ये बोलीविया से नहीं गुजर रही है ना। तो देखने में लगेगा कि शायद ये बोलीविया से गुजर रही, लेकिन ये वहां से नहीं गुजर रही। क्या ये चिल्ली से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही। तो कौन कौन से कंट्रीज हो गए, एक ब्राजील है ना, एक पराग्वे है, एक अर्जेंटीना है और एक चिल्ली। इन कंट्रीज के माध्यम से जो आपकी मकर रेखा है वो गुजर रही है ना। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये साउथ जो है अटलांटिक, इससे नीचे वाला जो सेगमेंट है ये इससे ऊपर देखोगे आपको तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर दिखेगा, बट इसके नीचे देखोगे तो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर दिखेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में ये कैरेबियन सागर है ना। और ये पूरा वाला अगर इसका निचला हिस्सा देखोगे इक्वेटर से नीचे तो साउथ पैसिफिक बोला जाता है, लेकिन ऊपर वाला देखोगे तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर का उत्तरी क्षेत्र उसमें माना जाता है ना। जल्दी से आगे चलते हैं।
अब देखो, जो मोटे तौर पर अगर हम लोग इसका फिजिकल डिवीजन देखें तो ये 4 तरीके से बटा हुआ है। एक प्रशांत तटीय पट्टी, है ना, जैसे भारत में क्या है, कोस्टल वाला जोन, तट वाला जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, तटीय मैदान है ना भारत में कोस्टल में। दूसरा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मध्य जो तराई वाला सेगमेंट है, जैसे भारत में तराई वाला क्षेत्र अगर आप देखोगे, उत्तर वाला नदियां जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, हिमालय से नीचे, तो यहाँ पे तराई का सेगमेंट बन जाता है। बाबर वगैरह वाला, खादर बाबर वाला हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पूर्वी उच्च भूमि। तो जल्दी से देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीजें मोटे तौर पे बच्चों, यहाँ पे ये फिजिकल मैप दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ कुछ चीजें। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये गुआना हाईलैंड्स मतलब थोड़ा गुयाना की उच्च भूमि, उच्च भूमि मतलब थोड़ा सा ऊपर उठी हुई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्राजील की हाईलैंड्स, ठीक है। अगर बच्चों मैं आपको दो चीजें बताऊं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट हो सकती हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे ना एक कैंपोस है, ये कैंपोस, ये भी घास के मैदान है, लेकिन ये गर्म घास के मैदान है। एक यहाँ पे पंपास है, ये क्या है, ये शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास है या गर्म घास है, ये शीतोष्ण मतलब ठंडी घास के मैदान है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये कंपोस और पंपास, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस बार सवाल इसको लेकर बनना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे तो माटो ग्रासो प्लेटू है, ये पठार है माटो ग्रासो का। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सिंपल सा सवाल मान लो पूछ ले कि माटो ग्रासो का पठार जो कई बार न्यूज में रहता है, क्योंकि रिजर्व काफी ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो अगर आप देख रहे हो बच्चे, ग्रान चाको है, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, ये भी याद रखिएगा प्रीलिम्स में। ये एक हिसाब से प्राकृतिक प्रदेश है ना, एक नेचुरल लैंड है ये, जो वहां पे देखने को मिलती। थोड़ा सा यहाँ पे एक हिसाब से शुष्क भूमि है ये, थोड़ा मतलब आप देखोगे तो रेगिस्तान वाला क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है ना, ग्रान चाको वाला। फिर उसके बाद में ये वाला जो प्रॉपर बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एंडीज, जो रॉकीज पर्वत है ना, रॉकीज पर्वत जो अगर आप देखोगे वहां पे नॉर्थ अमेरिका में, उसी का ही विस्तार है, लेकिन बस नाम अलग दे दिया गया है। इन दोनों का प्लेट से टकराने के बाद, आपको पता है जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, उनसे टकराने के बाद जो है आपस में जो प्लेट्स टकराई, उसके चलते इसका उभार हुआ है। तो ये पूरा साइथ वाला सेगमेंट जो है एंडीज का सेगमेंट है ना। ये नीचे अगर आप देखोगे बच्चों तो ये पेंटागोनिया है, और मजेदार बात ये है कि ये ठंडा महासागर मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये पेंटागोनिया, बहुत सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको देख के हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, बट ध्यान से आप लोगों को इसको देखना है। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग आपको, या आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ है, लास्ट के टाइम पे जल्दी से वीडियो देखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा पेपर से पहले, सीधे सवाल वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये पंपास है, मैंने आपको बताया, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये उष्ण कटिबंधीय घास है, कैंपोस है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये गुयाना हाईलैंड है, ये मोटाग्रासो प्लेटू है, ये ग्रान चाको है। ये पूरा साइड वाला सेगमेंट जो है एंडीज वाला सेगमेंट है ना। जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहो तो मैंने फैक्ट के तौर पर भी आप लोगों के लिए लिख दिया है ना। इसके बाद जब हम अफ्रीका देखने वाले हैं तो बहुत डिटेल में मैंने चीजें, क्योंकि उस पर सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे भी देखो जो जो फैक्ट है वो सारा मैंने लिख दिया है। इसके पश्चिम में एंडीज जो है, ये जो पहला वाला सेगमेंट है प्रशांत तटीय पट्टी है, ये किसके किसके बीच में है। इधर तो प्रशांत महासागर है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भारत में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है, कोस्टल वाला जो एरिया है, वो किसके किसके बीच में, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में पढ़ते हैं ना हम लोग। उसी तरीके से यहाँ है, इधर तो पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और इधर अगर आप देखोगे एंडीज पर्वतमाला है, उनके बीच का जो सेगमेंट है उसको बोला गया है प्रशांत तटीय पट्टी, है ना। तो यहाँ पे काफी चौड़ा वगैरह है, ये देख लीजिएगा। फिर कई स्थानों पर ये थोड़ा संकरा भी है ना, थोड़ी तटरेखा वगैरह इस तरीके से है यहाँ पे। फिर एंडीज पर्वत, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत प्रणाली है हिमालय के बाद। हिमालय के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ऊंचा है जो है ना, ये आप देख सकते हो। माउंट एकाकागुआ जो है अर्जेंटीना में स्थित है, ये एक विलुप्त ज्वालामुखी। तो माउंट एकाकागुआ कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में। क्या है ये, डीएक्टिव हो चुका है, ऐसा वॉल्केनो टाइप का है ना, एक्टिव नहीं है अभी। फिर माउंट ओजस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना में दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये भी याद रखिएगा, माउंट ओजस डेल सलाडो कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में। अगर आप देखोगे तो ज्वालामुखी आपको ज्यादातर अर्जेंटीना में देखने को मिल रहा है ना। तो एक चीज जो मेरे को लगता है सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंडीज पर्वतमाला में कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, पेरू,
चिली और अर्जेंटीना, है ना। तो फिर से दोहरा रहा हूं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना, इन देशों में फैला हुआ है एंडीज पर्वतमाला, है ना। आगे चलते हैं। अगला अगर हम लोग देखें पर्वत श्रृंखलाएं, तो एंडीज थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसमें पिछली स्लाइड में ही देख लिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, मुड़े हुए वलित पर्वत हैं एक हिसाब से, है ना, जो पश्चिमी तट को कवर करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप सोचिए ना, पूरा कॉन्टिनेंट ही कवर कर रहा है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत अकाकागुआ है, अभी हम लोगों ने देखा था, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर फैला हुआ है ना। कुछ कुछ चीजें और हैं। प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर समझते हैं ना, बहुत सारी प्लेट्स आपस में टकरा के जो हैं चीजें क्रिएट कर रहे हैं, हॉटस्पॉट बहुत सारे बने हुए हैं वहां पे, उसके चलते यहाँ पे ये द्वीप बनते ही रहते हैं और यहाँ पे काफी सारा जो ज्वालामुखी है वो देखने को मिलता है। कुछ चीजें और हैं, गुयाना हाईलैंड्स जो अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो है बारिश होती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, सोना, हीरा, लोह अयस्क काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल का झरना, याद रखिएगा बच्चे, ये फॉल है, फॉल, जिसको आप लोग हिंदी में कई बार, इसको हिंदी में कई बार जलप्रपात भी कहा जाता है, इसको जलप्रपात भी कहा जाता है ना। तो ये जो फॉल है एंजल का फॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां पे है, कौन सा, कारोनी नदी पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, एंजल फॉल। माटो ग्रासो का पठार अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कटाव वाला पठार है, यहाँ पे सोना और हीरा अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। फिर एक बोरबोरेमा का पठार है, ये भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर ब्राजीलियन हाइलैंड्स है, लावा का पठार है, सोना, लोहा, काफी सारी चीजें यहाँ पे। बस थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो, हर एक चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ पे लोकेटेड। फिर भी मैंने फैक्ट आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको पता हो। अगला अगर हम देखें बच्चों, मध्य तराई वाला क्षेत्र है, दो नदियां यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, या उनका बेसिन जो अगर आप देखोगे, एक तो अमेजन ओरिनिको नदी का बेसिन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर में, एक पराना पराग्वे वाला दक्षिण में सेगमेंट जो है वहां पे देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इनका बेसिन काफी जरूरी है ना। ओरिनिको बेसिन में घने उष्णकटिबंधीय वन है, उत्तरी भाग एक मैदान है जो स्वाना घास से ढका हुआ है, जिसे लानोस कहते हैं, है ना। तो ओरिनिको बेसिन जो है, ऊपर वाली नदी अभी हम लोग देखने वाले हैं, नदियां देखेंगे, वहां पे ना कुछ घने उष्ण कटिबंधीय वन बसे हुए हैं, है ना। तो इसको सवाना घास भी है, जिसको आप लोग लानोस घास कहते हैं। ये ललनोस लिख दिया है, शायद गलती से कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, इसमें लानोस घास आएगा। अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय जंगल को सेल्वास कहा जाता है, जो एक विशिष्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो सेल्वास किसको बोलते हैं और लानोस किसको बोलते हैं, याद रखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पराना पराग्वे के मुहाने पर एक शीतोष्ण घास के मैदान है जिसको पंपास कहा जाता है। मैंने सब दिखा दिया आपको मैपिंग में, अब यहाँ पे फैक्ट के तौर पर आप लोगों के लिए लिख भी दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। फिर ये पूर्वी जो हाईलैंड्स वाला हमने देखा, उसके अंदर क्या सेगमेंट है, ये कठोर पुरानी चट्टानों से बना है। अमेजन नदी उन्हें उत्तर में ग्वाना हाईलैंड्स और दक्षिण में ब्राजीलियन हाईलैंड्स के रूप में विभाजित करती है। दोनों देख लिए, ग्वाना हाईलैंड भी देख लिया ऊपर, और इस तरफ हम लोगों ने ब्राजीलियन हाईलैंड्स भी देखा था। ये हवा, बारिश और नदियों से घिस गए खड़ी चट्टाने, है ना। तो कहीं ना कहीं पे जैसे यहाँ पे माटो ग्रासो का पठार है, हमने अभी देखा था, है ना, आग्नेय चट्टाने वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखो, तीन क्षेत्रों में हाईलैंड्स को विभाजित किया गया, ये तीनों मैंने पढ़ा दिया है आपको, फैक्ट लिख दिए गए हैं, थोड़ा रोक के स्लाइड को देख लीजिएगा अगर कुछ काम की चीज आपको लगे तो। वैसे बस इतना भी पता हो, गुयाना हाईलैंड्स, ब्राजील के हाईलैंड्स, पेंटागोनिया का पठार है, ये कहाँ पे है ना, पेंटागोनिया मरुस्थल है। ये अगर आप देखोगे, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत देखना चाहो, ये एंडीज और अटलांटिक महासागर के बीच में, नीचे था ना पेंटागोनिया का मरुस्थल, उसकी बात हो रही है। इसकी लंबाई लगभग 1000 मील है। पेंटागोनिया दक्षिणी अर्जेंटीना में रियो निग्रो नदी से टेरा डिल फ्यागो और मैगलन जो आपकी जल संधि है वहां तक फैला हुआ है। उबड़ खाबड़ है, बंजर भूमि है, अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पेंटागोनिया की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा, टिएरा डेल फ्यूगो मैंने अभी आपको बताया है, नीचे फॉकलैंड आइलैंड के बगल में दिखवाया था ना, नीचे खत्म हो रहा है, मैंने कहा था मैप नहीं है वहां पे, है ना, थोड़ा सा ये वाली चीजें। फिर ये मोटे तौर पर आपका डिवीजन कर रखा है, जो हमने अभी फैक्चुअल तौर पर देखा, अब उसको डायग्राम के तौर पे देख लो। यहाँ पे देखेंगे तो ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये दोनों उसी का सेगमेंट है। फिर यहाँ पे सेंट्रल लोलैंड, मतलब निम्न भूमि, क्यों, क्योंकि नदियां यहाँ पे अमेजन की बेसिन, ओरिनिको के बेसिन, उसके चलते कटाव हो गया है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे वेस्टर्न अल्पाइन सिस्टम देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न हाईलैंड का यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रभाव है ना।
तो ये मैपिंग के तौर पे आप चीजें देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं जल्दी से। ये बच्चों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिथियम ट्रायंगल जो है उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ये काफी, वैसे तो करंट अफेयर का टॉपिक है लेकिन पैरेलल था तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बोलिविया है, यहाँ पे अर्जेंटीना है और चिली। तो 3 देश इसमें शामिल होते हैं लिथियम ट्रायंगल में, एक बोलिविया, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा चिली। इन तीनों को मिला के जो है ट्रायंगल बनता है जिसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिथियम काफी मात्रा में पाया जाता है और आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज के लिए इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मतलब आसान भाषा में जो बैटरीज आजकल चल रहा है, ई व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीजों के लिए लिथियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इस समय भारत जो है दक्षिण अमेरिका के देशों के काफी क्लोज आता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि हम इस भंडार का फायदा उठाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। ये पेंटागोनिया रेगिस्तान वगैरह जो है ना, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से रेगिस्तान हैं, नाम मैंने लिख दिया है। एक पेंटागोनिया रेगिस्तान है, एक ला ग्वाजिरा रेगिस्तान है, ये अटाकामा मरुस्थल है। तो मेरे हिसाब से 2 याद रख लेना, पेंटागोनिया रेगिस्तान जो है और अटाकामा मरुस्थल है, ये चिली में है और ये अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, और ये यहाँ पे अटाकामा में देखोगे चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, है ना। काफी शुष्क स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। डायग्राम के तौर पे देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। देखो ये नीचे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, पेंटागोनिया मरुस्थल है ना। ये मॉन्टेनो अभी अभी ऊपर लिखा हुआ था, ये अटाकामा मरुस्थल है, ये सिचुएरा मरुस्थल है ना। 2 याद रख लो, एक पेंटागोनिया और एक अटाकामा। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर साउथ अमेरिका पे सवाल मरुस्थल को लेकर बनता है ना, तो इसको याद रखेंगे। अगला अगर हम लोग देखें, ये पेंटागोनिया डेजर्ट का मैंने अलग से भी डाल दिया है ना, अर्जेंटीना में है ये, और ये ठंडा मरुस्थल। तो क्यों ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है जैसे ये ना एंडीज पर्वतमाला है, तो उसके ना शुष्क छाया क्षेत्र में पड़ता है। आपको पता है ना कि उसका जो छाया क्षेत्र होता है, इधर से हवा चढ़ेगी ऊपर की तरफ, ज्योग्राफी में हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं, इधर से हवा अगर ऊपर चढ़ेगी तो इस तरफ बारिश करती है, उस तरफ बारिश नहीं कर पाती है। जैसे ही उसको क्रॉस करती है तब तक उसकी हवा की नमी जो है वो खत्म हो चुकी होती है और उतनी अच्छी बारिश वहां पे नहीं हो पाती। ठीक है, ये जब मैंने कर रहा था तो मैंने वर्ल्ड के भी कुछ जो है डेजर्ट आप लोगों के लिए डाल दी हैं ताकि आपको याद रहे। देखो बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा सा अटाकामा है, ये पेंटागोनिया है ना, ये नामीब है डेजर्ट यहाँ पे, और ये कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका में पड़ेंगे। ये पूरा सहारा है ना। अगर आप देखोगे ये अबरा जो है अरब के थोड़े से जो है मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ये गोबी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। ये भारत में अगर आप देखोगे तो थार मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल हैं जैसे ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। हालांकि हम लोग स्पेसिफिक सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं, बट मुझे लगा कि चलो स्लाइड एक साथ में ऐड हो जाए ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें जल्दी से, रिवर्स देख लो। रिवर्स अगर मोटे तौर पे देखें, जैसे अमेजन का आप लोगों ने नाम सुना है ना, यहाँ से अमेजन रिवर की प्रणाली स्टार्ट होती है और ये जाके अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है ना। उसी तरीके से ये पूरा, ये ओरिनिको रिवर जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा था, ये देखो, ये अगर पूरा सेगमेंट देखोगे ना, ये वाला, ये अमेजन ओरिनिको बेसिन है, अमेजन और ओरिनिको बेसिन, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं या बेसिन हैं उत्तर और दक्षिण में। ये देखो यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, जैसे यहाँ पे एक सैन फ्रांसिस्को रिवर, याद रखना चाहो रखो, नहीं तो ये जरूर याद रखना, ये है पराना और ये पराग्वे रिवर। हमने कहा था कि ये जो नीचे वाला सेगमेंट, तो ये ऊपर वाला एक सेगमेंट हो गया है ना, ऊपर वाला एक बेसिन, और ये दूसरा, मतलब पूरे महाद्वीप को 2 प्रमुख नदी बेसिनों में के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। ऊपर वाला जो है ये अमेजन वाला है और ओरिनिको रिवर बेसिन है, और नीचे वाला अगर आप देखोगे तो पराना और पराग्वे रिवर वाला थोड़ा जो है बेसिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर रिवर्स हैं, इसको याद रख सकते हो। रिवर बेसिन के लिए एक मैप और डाल दिया है, आप देखना चाहो तो इस लोगों को अच्छे से, जैसे कोलोराडो रिवर है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे उरुग्वे हमने देखा, ये पराना पराग्वे रिवर है, ये आप देख सकते हो, ये अमेजन वाला पूरा बेसिन है, ये ओरिनिको बेसिन है। मेरे हिसाब से पिछला मैप ज्यादा आसान है, उसको देख के याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ झीलें भी हैं फैक्चुअल तौर पर। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा सवाल ये बनता है, टिटिकाका झील, टिटिकाका जो झील है ये कहाँ पे स्थित है, ये बोलीविया और पेरू के बीच में।
तो ये एक अच्छा सवाल बनता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र दिया हुआ है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़े हैं तो वहां पे उसमें वर्ल्ड मैपिंग को लेकर काफी अच्छी सी चीजें बताई हुई हैं। तो टिटिकाका झील जो है साउथ अमेरिका में, पहले तो ये पता हो, दूसरा ये पता हो ये बोलिविया और पेरू में है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी झील बनी है जिसके अंदर नौगमन होता है ना। तो याद रखेंगे टिटिकाका झील को। एक मरकाइबो झील भी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है भाई। दो वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं साउथ अमेरिका में, पर मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए वो चीज लेके आया हूं। मेरा काम बहुत सारा फैक्ट देना नहीं है, मेरा काम आपको सेलेक्टिव चीजें देना है ताकि आपको याद हो सके चीजें, है ना। ये वेनेजुएला के उत्तर में है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील माना जाता है इसको, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। तो मरकाइबो झील जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12,950 है, ये लगभग 12,500 फीट है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इसके अंदर आप चीजें, दो फैक्ट याद रख लीजिएगा। ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि यह फैक्ट में क्या है। टिटिकाका झील कहाँ पे है, बोलिविया और पेरू के बीच में, और मरिकाइबो झील जो है ये आपको वेनेजुएला के उत्तर में देखने को मिल जाएगी। और ये दोनों लेक्स के बारे में आप लोगों को चीजें याद रहनी चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, एक ये पेंटानल वेटलैंड्स को लेकर सवाल बन सकता है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा इसको। ये देखो थोड़ा सा प्रीलिम्स में इस पे सवाल बन सकता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वेटलैंड्स, है ना, और ये 3 देशों में। अगर यूपीएससी पहला सवाल तो ये बनता है कि पेंटानल वेटलैंड्स है क्या। वेटलैंड समझते हो ना, आर्द्र भूमि की बात हो रही है, आर्द्र भूमि का सेगमेंट। इतनी रिवर्स है तो फिर उसका बनना जरूरी है ना। वेटलैंड उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है और आर्द्र भूमि है। ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। और ये कौन से देशों में, बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे। ये एक अच्छा सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हो सकता है ना। यहाँ ना पीसीएस कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी के लिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अब काफी रेलिवेंट हो जा रहा है ना। बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे में फैला हुआ है क्या, पेंटानल वेटलैंड। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मगरमच्छ यहाँ पे बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं, है ना। लगभग 5% के आसपास से कम हिस्सा संरक्षित है, जो रामसर समझौते के तहत आता है। यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। कहीं ना बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं, और एक पवित्र धरोहर स्थल के तौर पर भी याद किया जाता है ना, इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर आप देखोगे तो 90% हिस्सा, 95% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है ना, जो मवेशियों के चरने के लिए उपयोग है। बस इतना भी याद रखोगे ना, 2-3 फैक्ट इसके बारे में। पेंटानल वेटलैंड कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। दूसरा, क्या उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय। कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, बोलिविया, ब्राजील, पराग्वे। इतना भी याद रख लोगे तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी मेरे हिसाब से साउथ अमेरिका की डिटेल में मैपिंग हम लोगों ने कर ली है, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल चीजों को भी बहुत अच्छे से देख लिया है, हम लोगों ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया है, और कहाँ कहाँ से सवाल बनने की संभावना है वो चीजें भी हम लोगों ने देख ली। आसपास के क्षेत्र को भी काफी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेलीग्राम, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये सेम चीज मिल जाए, तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें इससे पहले भी जो पीडीएफ वगैरह है वहां पे शेयर की गई हैं। पीडीएफ से पढ़ने से याद नहीं होगा, वीडियो बहुत जरूरी है देखना। पीडीएफ अपने हाथ में रखो, वीडियो को जल्दी जल्दी देखो, ताकि आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहे, है ना। अगर इतना समय भी अपनी तैयारी को नहीं दे सकते हो तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्रैश कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया 36 महीने का करंट अफेयर जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 2025 में जो हो रहा है, उससे बाहर कुछ भी करंट अफेयर का नहीं रहेगा। उसके अंदर बजट, इकोनॉमिक सर्विस सब कुछ इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसको, बहुत कम प्राइस पे उसको रखा गया है 999, तो कुछ भी नहीं, तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से ज्वाइन करके अपनी चीजें कर सकते हो। अगर किसी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स करना हो, उसके लिए भी आप कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हो। अगर 2026 के लिए या 27 के लिए तैयारी करना है तो डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स को मिस ना करें, उससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। आंसर राइटिंग, क्विज, डेली सब चीजें डिटेल में पढ़ने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।